जी, बिजनेस लॉ की क्लास में हम बात करते हैं बायर्स राइट की। द ओरिजिनल बायर कैन क्लेम एडवांस इफ एनी फ्रॉम द सेलर एंड कैन आल्सो क्लेम बैक द गुड्स फ्रॉम द सब्सिक्वेंट बायर इफ पॉसिबल। मतलब एक ही चीज अगर आपने दो बंदों को बेच दी तो पहले वाले का राइट बनता है या तो वो अपने पैसे भी मांग सकता है या वो सामान ही को क्लेम कर सकता है। पहले बायर की मर्जी है, सामान चाहे सामान वापस ले ले और सामान चाहे सामान वापस ले ले या पैसे चाहे पैसे वापस ले ले। ठीक है। अच्छा, द ओरिजिनल बायर कैन ओनली सू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट टू सेल है उसका सिर्फ एक ही राइट है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल टूट गया तो वो जाकर कोर्ट में ये फैसले मुकदमा कर दे कि भाई इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है, तो इनसे पूछा जाए। सेलर्स राइट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना है, हाथ के हाथ ले लिया करें स्क्रीनशॉट। अब सेलर्स राइट की हम बात करें। In case of sale, if the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price of the goods, the seller can sue for the price even though the goods are still in his possession. भाई सेलर का बायर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, सेलर का बायर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। ठीक है। लेकिन बायर पैसे नहीं देता, पेमेंट नहीं करता। नाउ व्हाट अ सेलर कैन डू, the seller can sue him for the price even the goods are still in possession of seller। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, बायर ने पैसे नहीं दिए तो आपने सामान नहीं दिया, एक तरफ सामान आपके पास है, सामान भी आपके पास है, इसके बावजूद आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं कि ला भाई पैसे लेकर आ और ये अपना सामान ले जा। आ रही बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, सामान आप ही के पास है, सामान वो लेकर नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर केस कर सकते हैं कि हाँ जाओ बंदे अपना सामान लेके जाओ, मेरे पैसे दो, मेरा मुआवजा हो गया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर साइन किया, अब आप अपना सामान ले जाओ, अभी मेरा सामान नहीं है, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, ये सामान मेरा है ही नहीं, अब इसको उठा के लेके जाओ, मेरी जगह भी घेरी हुई इस सामान में, मुझे तो पैसे चाहिए। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की ताकत। एक बार उस पर अगर आपने साइन कर दिए, एक बार अगर आपने उस पर साइन कर दिए, then you will have to pay the amount, you will have to pay the money, आपको पैसे देने ही। अच्छा, एक बात मैं बता चलूं कि कुछ बच्चों की लाइट चले जाती है तो राउटर आता है उसका ना, राउटर का वो आता है पावर पावर बैंक कहते हैं, पावर बैंक ऑफ राउटर, वो अगर आप लगवा लें और लाइट चली जाती है तो आपका वाईफाई चलता रहेगा। पता नहीं आप में से किसी ने खरीदा है, अगर किसी के यहाँ है तो जरा बताइएगा मुझे, और कितने का अगर आता है ये भी बता दीजिएगा, मुझे खुद लेना है। अलग गर्म है कि लाइट हमारे यहाँ जाना बंद हो गई है, नहीं जा रही है लाइट कम टाइम से, ये तो बहुत लाइटनिंग जमाने में तंग किया है। अब वैसे भी अब तो मौसम ऐसा ऐसा ठंडा होगा तो सारे मामला बहुत सेट हो जाएंगे। कीमत बताइएगा इसकी, प्राइस। अब एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, सेलर्स राइट में। इन एन एग्रीमेंट टू सेल, if the buyer fails to accept
and pay for the goods, the seller only sue for the damages and not for the price, even though the goods are in possession of buyer. ठीक है जी. तो सेलर्स राइट में क्या बताया गया कि अगर बायर जो है वो कीमत अदा करने में फेल हो जाता है, अगर बायर कीमत अदा करने में फेल हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उसको मुकदमा, सू मतलब होता है मुकदमा कर देना, अब उसको सिर्फ सू कर सकते हैं फॉर द डैमेजेस ओनली, सिर्फ डैमेजेस के लिए आप उसको सू कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. बायर्स इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंसी ऐसी पोजीशन को कहते हैं कि जिसमें आपके वाजिबुल अदा कर्जे इतने ज्यादा बढ़ जाएं जिसे आप अदा ना कर सकें. अगर आपके वाजिबुल अदा कर्जे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जिन्हें आप अदा करने से कासिर हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंसी. अब बायर भी इंसॉल्वेंट हो सकता है और सेलर भी इंसॉल्वेंट हो सकता है. पहले हम पढ़ेंगे बायर की इंसॉल्वेंसी के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलर की इंसॉल्वेंसी के बारे में. Buyer's insolvency. In a sale, if the buyer is adjudged insolvent before he pays for the goods, the seller, in the absence of the lien over the goods, must deliver the goods to the official receiver. The seller is entitled only to rateable dividend for the price of the goods. ठीक है ना? भाई बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो सेलर किसको देगा? जब बायर इंस्टॉलमेंट होता है कोई, तो उसके कुछ कानूनी रिसीवर सामने आते हैं, उन कानूनी रिसीवर्स को यानी कि उसके रिश्तेदारों को, उनके वरसा को सामान देकर उनसे पैसे ले लेगा. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? इन एग्रीमेंट टू सेल, इन दीज सर्कमस्टेंसेस द सेलर मे रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के इंसॉल्वेंट होने के बावजूद आपको उसे सामान डिलीवर करना होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें सामान नहीं दे रहा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप गुड्स की डिलीवरी रिफ्यूज नहीं कर सकते. एग्रीमेंट टू सेल में आप सामान की डिलीवरी को रिफ्यूज कर सकते. $500 यार, बड़ा कम है. ओके, अब हम पढ़ते हैं सेलर इंसॉल्वेंसी के बारे में. In a sale, if the seller is adjusted insolvent, if the seller is adjudged insolvent, the buyer is entitled to recover the goods from the official receiver. यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर भी फिर भी उससे सामान ले लेगा, उसके ऑफिशियल जो रिसीवर होते हैं उनसे सामान लेगा, वही वरसा रिश्तेदार. ठीक है. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसमें अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सामान ना भी दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है. द बायर कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते होगा. यहाँ पर ये सवाल हो गया खत्म बेटा. ठीक है, इसको जरूर जरूर याद कीजिएगा, इसको जरूर याद कीजिएगा. एंड वी विल हैव अ टेस्ट, लेकिन हम इसका टेस्ट भी लेंगे.
Section 2 subsection 7 of the Sale of Goods Act define goods as follows. ठीक है ना, सुन लिया ना आप लोगों ने। जैसे सेंटर्स खुलेंगे ये द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसका आप लोगों का टेस्ट होगा। और पहली मुलाकात में टेस्ट से हम अपनी बात शुरू करेंगे ताकि हमारी मुलाकातों में मज़ीद बरकत भी हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी। आप लोग बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि एग्जाम्स में क्या होगा, ठीक है ना। कितने ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, कितनी परसेंटेज आएगी, वो भी आपको 10 दिन में पता चल जाएगा, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होगी। तो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ, जब से मेरी क्लासेस चल रही है मैं शुरू से आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, रोजाना कोई ना कोई सवाल की तैयारी करें। कभी लॉ की, कभी ईडीपी की, कभी मैनेजमेंट की, कभी कम्युनिकेशन की, कभी बैंकिंग की, कभी ऑडिटिंग की, कॉस्ट की, एडवांस की, एक दो सवाल रोजाना। रोजाना का गेम है ये लास्ट ओवर में सिक्सेस लगाने वाला बीकॉम नहीं होता। ये हर बॉल पे 2-3 खेलते जाएं तो एक बहुत आखिरी में एक अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा और इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी होगी कि बहुत सुकून से आपके पेपर्स निकल जाएंगे। मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा, मैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिएगा मेरी बात को। इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप कितने पैसे कमाए, कितने अच्छे नंबर आपके आएंगे। देखिए तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री इज़ अ गेट फॉर योर स्टार्ट ऑफ द करियर। डिग्री होगी तो गेट खुलेगा ना चाहिए। नहीं बेटा, कोई फ्री एंट्री नहीं मिलती, बल्कि डायरेक्ट फ्री एंट्री मिलेगी तो रन आउट हो जाओगे। सर डिफरेंस का टेस्ट है या ये गुड्स का टेस्ट है? डिफरेंस। अच्छा जी, गुड्स। अब गुड्स की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन गुड्स एज फॉलोज। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स का मतलब हर चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो है हर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, सिवाय किसके? पैसे के और एक्शनेबल क्लेम्स। And includes electricity, water, gas, stock, shares, growing crops, grass, and things attached or to or forming part of the land which are agreed to be served before sale of under the contract of sale। ठीक है जी। कोई भी चीज जो देखती है, मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। ओके अमरीना, वाह। कोई भी चीज गुड है जो कि दिखती है, वजन रखती है, मूव हो सकती है, हर चीज आती है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, वाटर, गैस, सब चीज आ जाती है। आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स some of them are identified as goods in section 2 subsection 7 of the sale of goods। बहुत सारी चीजों में से सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जो था उस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसने कुछ चीजों को गुड्स डिक्लेयर किया। कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स इन द एक्ट वी कैन प्रिपेयर दिस लिस्ट ऑफ गुड्स व्हिच सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इस सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हम ये फैसला करते हैं कि ये जो लिस्ट बनी हुई है इन्हें कहा जा सकता है कि ये गुड्स कहलाएंगे। क्या क्या? ए, थिंग्स फाउंड इन द लैंड, कोई भी चीज जो जमीन के अंदर पाई जाती है। थिंग्स ग्रोइंग ऑन द लैंड, कोई भी चीज जो जमीन के ऊपर ग्रो हो रही है। थिंग्स अफिक्स टू द लैंड, और कोई भी चीज जो जमीन के ऊपर फिक्स हुई हुई है। ठीक है जी। Things found in the land, things growing on the land, and things affixed to land। एक इसके बाद ये है हमारे पास जे। तो excluding money, investment securities, actionable claims, rights
विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू काउंट ऑफ लॉ, ठीक है ना। पैसा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये तमाम चीजें इससे बालातर हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और पैसे को कभी भी गुड्स नहीं कहा जा सकता। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन को काइंड्स भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। इफ यू वांट यू मे राइट ओवर हियर टाइप्स, काइंड्स, ठीक है जी। गुड्स में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग काइंड्स: existing goods, future goods, specific goods, unascertained goods and contingent goods. सर प्लीज निशान भी लगवाते जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक याद करना है? बेटा कहाँ निशान लगाऊं? सर गुड्स पे का जो ये टॉपिक है, क्योंकि आपने पहले भी निशान लगाए थे तो याद हाँ, करने में आसानी हो गई थी। ओके ओके ओके, अभी करते हैं, अभी करते हैं। देखें जी, गुड्स की जो हेडिंग, यार अभी क्या निशान है लगाऊं? हाँ, ये क्लासिफिकेशन गुड्स तो याद करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, करते हैं। चलें फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथ साथ, ठीक है ना। 1 2 3 4, चलें ये हो गया। लें जी, ये हाईलाइट जो किया है स्क्रीनशॉट ले लें। गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ ये लिखना होगा, ठीक है। ठीक है ना, हाईलाइट लिया था, मैं किया था मैंने, वो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, टेक वन मोर स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, उसी पे लगवा रहा हूँ। काइंड्स या क्लासिफिकेशन या टाइप्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल है, जो चीज़ नजर आ रही है वो एग्जिस्टिंग, जो मेरे सामने वो एग्जिस्टिंग है। आप लोग अभी मेरे सामने मौजूद हैं, यू आर एग्जिस्टिंग। द गुड्स विच आर एग्जिस्टेंट when the contract of the sale is being made, ठीक है। owned as well as possessed by the seller, owned but not possessed by the seller, ठीक है ना। बस इसमें 2 चीजें लिखेंगे आप। इन शॉर्ट जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमें नजर आ रहा है। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, ये भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो हमें, मतलब ये है कि हमारे सामने नहीं होते, अभी तैयार नहीं होते, अभी उन्होंने तैयार होना होता है, बाद में वो फ्यूचर गुड्स बाद में जाकर तैयार होंगे, अभी तैयार नहीं है, उन्हें फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ देयर सेल आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। द प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर गुड्स इज नॉट वेस्टेड, नॉट सेलर, ठीक है ना। द 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स, 3 जो ना, 3 कहाँ के, तो 3 आ रहा, तो चलें फिर ये भी लिख लें क्या है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। Goods which are not yet to be manufactured, which are yet to be produced, goods which are yet to be acquired, which are yet to be manufactured, ठीक है ना। अगर इसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
मैं इसको अनहाईलाइट कर दूं क्या? 1 मिनट देखें। बस इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता ना, जितना शॉर्ट हो सकता था वो मैंने कर दिया है। उसी वक्त लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लिया आपने? चलो अभी दिखाता हूँ दोबारा। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं कि जो मतलब मखसूस हो, ठीक है ना। अगर चार बहुत सारी 15-20 चीज़ें रखी, उनमें से 2 मैंने उठाई, तो जिनको तो मैंने 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक गुड्स मींस आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, ठीक है ना। स्पेसिफिक गुड्स किसे कहते हैं? आइडेंटिफाइड को और एग्रीड अपॉन को कहते हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि यहाँ तक आपने ले लिया है। तो ये बायस एंड सेलर इंसॉल्वेंसी, ये ना जी, स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने नहीं लिया था तो। ले लिया ना जी स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलें बस यहीं तक रखते हैं आज, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है हमारी। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल वाला सवाल याद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।